जय हिंद साथियों। ऑनलाइन तैयारी बाई रवि में आपका स्वागत है। आइए आपको हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका वीडियो मैंने इससे पहले वाले में डाल दिया है। उससे संबंधित प्रश्नों को आज हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न कि भाषा की मूल इकाई क्या है। मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे मूल या छोटी इकाई क्या है? ये है ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज बता दें आपको कि मूल इकाई अगर पूछेगा तो मूल इकाई में ध्वनि हो जाएगा। मूल इकाई क्या है? ध्वनि। अगर सार्थक इकाई पूछेगा, सार्थक इकाई पूछेगा तो सार्थक इकाई में हो जाएगा वाक्य। भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य से छोटा क्या होता है? वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य। वाक्य से छोटा उपवाक्य हो जाएगा। उपवाक्य से छोटा इकाई क्या होता है? तो उपवाक्य से छोटा इकाई होता है पदबंध। पदबंध। पदबंध से छोटा इकाई क्या होता है? तो होता है पद। और पद से छोटा इकाई क्या होता है? तो वो होता है अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है ध्वनि। ठीक है। प्रश्न इसमें बहुत सारे बन जाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि। ठीक। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा वाक्य। वाक्य से छोटा इकाई क्या होता है? वाक्य से छोटा इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा इकाई पदबंध। पदबंध से छोटा इकाई पद। और पद से छोटा इकाई अक्षर। और अक्षर से छोटा जो है ध्वनि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अभी मैंने बताया अभी आपको कि सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई हो जाएगा शब्द। सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? ये मैंने आपको पिछले भी बता चुका है। कुल वर्ण लिपियां हैं 52। 52 आपको पीछे बता चुके हैं, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं कि ये क वर्ग। क वर्ग जो है, क वर्ग में क ख ग घ अंग कुल 5 वर्ण हो जाएंगे। ठीक। च वर्ग, च वर्ग में भी 5, च छ ज झ य 5। ठीक। क च ट वर्ग, ट वर्ग में भी 5। ठीक। फिर उसके बाद आएगा ट ठ ड ढ ढ़ में 5 हो गया। त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न ये 5। और प वर्ग, प फ ब भ म इसमें भी 5। 5 टोटल मिलके ये हो गए 50, 25। 25 ये हो गए। ठीक है। उसके बाद अंतःस्थ, ये कई बार इससे भी प्रश्न पूछता है कि अंतःस्थ व्यंजन या वर्ण कौन सा है। तो अंतःस्थ, अंतःस्थ में क्या आएगा? ये याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ चुका है। य, र, ल और व, ये 4 है जो कि अंतःस्थ कहलाते हैं। ठीक है। फिर इसी में उष्म, उष्म मतलब जो, उष्म मतलब होता है गर्मी। और ये जो जिनके बोलने में उष्मा मतलब गर्मी का महसूस, उष्मा स, ये तीनों स, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा, इसके साथ ह, ये 4 जो है उष्म वर्ण है। ठीक। उसके बाद संयुक्त, संयुक्त वर्ण कौन से हैं? तो संयुक्त वर्ण होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ये लास्ट के छत्री, छ, त्राउ, त्रिसूत्र और ज्ञानी ज्ञ, इसके साथ स्र, ये जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक। और इसके साथ अयोगवा, 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 अयोगवा कौन से हैं? अयोगवा आपने सुना ही होगा, 2 हैं, अंग और अ। अंग और अ, ये 2 अयोगवा हो गए। इसके साथ आते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण क्या है?
द्विगुण में ड, ये नीचे बिंदी वाला ड और ये ढ, ठीक है, ड और ढ, ये दो टोटल गिनते हैं, ये 5, ठीक है, ये 5, 25, 5 5 25 हो गए, 25 4 29, 29 4 33 और 33 4 37, 37 और 2 39, 39 2 41, 41 हो गए टोटल। और आप जानते हैं कि स्वर स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं, ठीक है, तो 41 और 11 टोटल मिलके हो गए 52, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, आंसर डी। अगला प्रश्न है कि री क्या है, री, तो अ से लेके अ आ छोटी और री भी पूरा इसमें आ जाता है स्वर में, ध्यान रखिएगा, ये क्या आ जाते हैं स्वर, जो 11 स्वर है जिसमें अयोगवा को छोड़कर, तो ये हो जाएंगे, री को कहते हैं हम स्वर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6 कि मात्रा के आधार पर, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये स्वर जो है, स्वर के बारे में, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, कौन कौन, ह्रस्व स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर और प्लतु या प्लुत, प्लुत बोलते हैं इसे, प्लुत, प्लुत स्वर, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन सा आ जाएगा, ये प्रश्न बनता है इसे, अ, छोटी ई, ठीक है, छोटा उ और री, ये जो 4 हैं ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में क्या आएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है, बड़ा उ, ए, ए, ओ और औ, ठीक है, ओ और औ, ये सब आ जाएंगे दीर्घ में। और प्लुत स्वर में क्या आते हैं, जिसमें उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जैसे इसको 3 इकाई, जैसे ओम, ओम लिखते हैं हम लोग, ओ और ये 3 जैसा, फिर म, तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है, ह्रस्व की मात्रा, दीर्घ की मात्रा और प्लुत की मात्रा, जैसे 3 अंक से प्रदर्शित करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर क्या चीज होता है, विवृत, ये नया शब्द आया कि विवृत, पहले जानते हैं क्या होता है विवृत, मतलब कि विवृत, इसको समझते हैं पहले, विवृत, विवृत क्या होता है, विवृत जिसमें मुख द्वार पूरा खुले, जो मुख द्वार है वो पूरा खुले, जिसे बोलने में आ हमने बोला आ, मुंह क्या हुआ, पूरा खुला, तो ये विवृत स्वर हो गया, ठीक। अर्धविवृत क्या है, अर्धविवृत, अर्धविवृत है कि जिसमें आधा मुख द्वार खुले। अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, ये मुंह पूरा नहीं खुला, ए, आ, ये वाला आ, जिसके ऊपर ये हलन, ये चंद्र बिंदु जैसा होता है, किंतु ये आ, ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला है औ, ये क्या है, अर्धविवृत स्वर, तो इसमें से देखिए कौन सा विकल्प है, उ, ए, आ और ए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए, ये बी आंसर। हाँ, इसमें एक और चीज आता है, एक तो विवृत हो गया, अर्धविवृत हो गया, एक अर्ध संवृत होता है, अर्ध, पहले समृद्ध समझ लेते हैं, पहले समृद्ध समझ लेते हैं। समृद्ध, समृद्ध क्या होता है, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, जैसे ये ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, तो ये समृद्ध हो गया, ये समृद्ध स्वर है, ठीक है।
और इसमें आ जाएगा अर्ध समृद्ध, जिसमें मतलब मुख द्वार लगभग क्या होगा, आधा बंद होगा। अर्ध समृद्ध मुख द्वार आधा बंद होगा। जैसे इसमें हो जाएगा ये ए और ओ। ठीक, तो हमारा आंसर था इसका अर्ध विपरीत का ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन जो कि मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन हमारे ये हो गए ड और ढ, ये ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन। और कौन से, जो ट वर्ग है हमारा, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, ट वर्ग के पूरे पांचों वर्ण, इसके साथ ये स, ये जो मूर्धन्य स, ये भी आता है मूर्धा से बोला जाता है। ठीक, ये भी मूर्धन्य स्वर हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान। विसर्ग मतलब अ जो बोलते हैं, अ, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अ, ये कंठ से बोला जाता है। कोई भी आप बोल के देख सकते हैं, अ, विसर्ग, इसको हम कंठ से बोलते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि ई बड़ी च छ ज झ य आदि का उच्चारण स्थान। तो हमें ऐसे प्रश्नों में एक चीज देखना था, ये च वर्ग है। ठीक है, च वर्ग, बाकी साथ में जो भी है, तो च च बोल के आप देखिए, च च को बोलने में हमें तालव्य मतलब तालु, तो ये तालव्य है इसका स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11। यह क्या है कि ओ और अ किस प्रकार के वर्ण, ओ और अ, तो ये ओ अ, इसको बोलने में कंठ की जरूरत पड़ रही है और ओष्ठ। ठीक है, तो ये कंठोष्ठ है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अनुनासिकता, ये आप जानते हैं अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अनुनासिक मतलब क्या होता है कि जो स्वर बोलने में ध्वनि, मतलब जिसकी हवा क्या है, नाक से भी निकले, नाक से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। एक और शब्द आता है, अभी एक प्रश्न पूछते हैं कि निर अनुनासिक, निर अनुनासिक। ठीक है, अगर यही प्रश्न अनुनासिक स्वर के स्थान पे कह दे कि निर अनुनासिक शब्द का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो इसमें केवल जो हवा होती है वो मुंह से, ठीक है, मुंह से निकलती है, इसलिए इसको निरनुनासिक कहते हैं। जैसे ये अ हो गया, अ, आ हो गया, ये बड़ी हो गया। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु या कंठ ताला भी कह सकते, कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, तो ये कौन सा होगा बताइए। कंठ तालु का उच्चारण स्थान ए, ओ, औ, ओ, ए, ह, छ। ठीक है, तो ये बोल के भी आप देखो, कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों से ए बोलने में भी आ रहा है ए, इसलिए ये इसका उच्चारण स्थान विकल्प बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में, हवा नाक से निकले तो अनुनासिक, ठीक है, और केवल मुंह से निकले तो निर अनुनासिक। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। हिंदी में ये देखिए, बहुत देखने में छोटा प्रश्न है, लेकिन मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। अभी मैंने बताया 52। अभी बहुत सारे प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, कभी मूलतः, कभी आगे प्रश्न आएगा, देखते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त, अभी मैंने बताया शुरू में ही पहले क्वेश्चन में, इस संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपको पता ही है संयुक्त व्यंजन लास्ट में जो है छतरी,
त्रिशूल, ये छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो है क्या है, संयुक्त व्यंजन, तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा, ज्ञ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न पूछ ही दिया, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या ऑलरेडी आपको पता है 33। कौन से जो वर्णमाला है उसमें व्यंजन की संख्या 33। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। ये देखिए स्वरों की संख्या 11, लेकिन अगर कह दे कुल स्वरों की संख्या, ये प्रश्न थोड़ा सा अगर दिमाग में ध्यान नहीं दिया हमने तो ये प्रश्न का उत्तर तुरंत गलत होगा। अगर केवल स्वर पूछे, केवल स्वर, तो उसका आंसर होगा 11। अगर कुल स्वर पूछे तो 11 और 2 अयोगवाह मिलके हो जाएंगे 13। अगर कुल स्वर पूछेगा तो उसका आंसर 13 आएगा। लेकिन अगर स्वरों की संख्या पर पूछे तो होगा विकल्प सी 11। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। देखिए अभी मैं बात ही कर रहा था तब तक प्रश्न आ ही गया, कुल स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या। देखिए इसमें विकल्प 11 भी दिया है, 13 भी दिया है, तो ये हमने अभी बताया कुल स्वरों की संख्या 13। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि य र ल व, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, किस वर्ग के, सॉरी किस वर्ग के व्यंजन है। तो हमने पहले बताया था कि य र ल व, ये प वर्ग खत्म होने के बाद हमारा य र ल व आता है, वो तुरंत अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ, ये 4 चीज है, य र ल और व, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये हमारा ट, देखिए इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि ये वर्ग ट वर्ग, ट ट ठ ड ढ ट, इसको मूर्धा से बोलते हैं, तो ये भी आ जाएगा स, और ये आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर, अब ये क्या हुआ, जिह्वा क्या होता है, इसका कौन सा मतलब, देखिए समझते हैं। जिह्वा क्या था, मतलब कि जिन 3 प्रकार से, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जिह्वा का 3 भागों में बांट देते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, ठीक है, और पश्च मतलब पिछला भाग। तो ये 3 प्रकार हुए। तो इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उसको हम अग्र स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहेंगे। जैसे बोलते हैं ई, ई आगे से बोला जा रहा है, जिह्वा के अगले भाग से, ई बड़ी ई, ठीक है, ए और ऐ, ये जो 4 हैं ये अग्र स्वर में आए हैं। ठीक है, मध्य, बीच में क्या बोलते हैं, जिन शब्दों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग होता है, जैसे अ बोलने में ये बीच वाला भाग है, तो ये मध्य स्वर हो गया। अपश्च में क्या आ जाएगा, जैसे पीछे वाला भाग, आ, जीभ का बोलने में पीछे वाली भाग का प्रयोग हो रहा है, आ उ, ये बड़ा ओ, यही प्रश्न पूछा था हमारा कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अभी ये प्रश्न शायद दोबारा रिपीट हो गया है, ऐ होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, स्वर का वर्गीकरण मतलब स्वर का ये प्रकार नहीं है। हमने बताया था 3 कि एक तो दीर्घ, ठीक है, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। अब बचा संयुक्त और द्वित्व। ठीक है, संयुक्त और द्वित्व, तो संयुक्त भी स्वर होते हैं लेकिन ये द्वित्व स्वर का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। देखिए भाई, ओष्ठ से क्या बोला जाता है, प, प, फ, ब, भ। ठीक, तो ये ओष्ठ से बोला जाता है। ये क्या है, ओष्ठ से बोला जाता है। ये कंठ से क, ख, ग, घ, ये कंठ से बोला जाता है।
अगला विकल्प है मूर्धन्य, च छ ज झ। ये च छ ज झ, ये हमारा देखिए च च तालु, ये वत्सर न ल र स, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ये मूर्धन्य से नहीं, ये इसका आंसर ये सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इनमें से अमानक, अब लीजिए अमानक क्या है भाई, ये तो नया शब्द आ गया, अमानक वर्ण। अमानक वर्ण क्या होता है? ठीक है, अमानक वर्ण समझते हैं। अमानक भाई, अमानक जिसका जो माने ही ना हो, इसका मतलब ये हुआ अमानक वर्ण। ये देखिए, ये लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसे रहता है ब के नीचे ऐसे झ जैसा, ये इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये ऐसे जो कि पहले चला करते थे, ये ऐसे है। ठीक है, मतलब कि जो प्रचलन में ना हो, इस समय तो ये प्रचलन में कभी ऐसा हमने किताबों में या कहीं भी नहीं देखा है, नहीं चलता है, तो इसलिए इसका ये विकल्प हो जाएगा कि अमानक वर्ण बी, ये वाला सेकेंड ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण दंत है, मतलब जो दांतों की सहायता से बोले जाए, दंत। देखिए त वर्ग है तो त, त थ द ध न, त थ द ध न, इसमें कोई आ रहा है न, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। त थ द ध न, ये दंत से। ठीक है, इसका विकल्प सी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से है? तालु, तालु से है। तालु से क्या है? ये च, च वर्ग। ठीक है, च छ ज झ, तो ये हो जाएगा ज। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इनमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म मतलब जो गर्मी, मैंने बताया था शुरू में ही पहले प्रश्न में, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 30 है, ये उष्म व्यंजन के बारे में बताया था। उष्म व्यंजन जो जितने स हैं, तीनों स, बड़ा स, छोटा, मूर्धन्य, ये, और साथ में एक उसके अलावा ह होता है जो। ठीक है, स श श और ह, ये श श श और ह, ये क्या है? उष्म व्यंजन है, याद रखिएगा, उष्म व्यंजन, गर्मी बोलने में जो स, ये क्या है? इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण। अभी ये क्या बोला है भाई? तालव्य समझ में आ रहा है कि जो तालु से बोला जाए। महाप्राण क्या है? एक आएगा अल्प प्राण। ये घोष क्या है? अघोष क्या है? ये व्यंजन तो समझ में आ रहा है, तो ये समझने वाली चीज है कि तालव्य, महाप्राण, घोष, इसमें आएगा तालव्य, अल्प प्राण, अघोष, ऐसे आ सकता है। ठीक, तो पहले इसको बता देते हैं, आगे इसका व्याख्या करते हैं कि तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन क्या है। तो तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन जो है, ये झ, झ जो है हलंत नीचे, ये महाप्राण अघोष व्यंजन। ये देखिए ठ, ये ठ क्या है? ये मूर्धा से बोला जाता है, तो ये हो जाएगा, ये तालव्य न होके ये मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, ये मूर्धन्य है, और ये जो छ है, ये तालव्य है, च छ ज झ, च वाला, च वर्ग। ठीक है, तो ये तालव्य हो गया। और ये, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें तालव्य, महाप्राण जो है, ठीक है, अघोष है ये छ जो है, तालव्य महाप्राण तो है, लेकिन क्या है? अघोष है। अब अभी बताएंगे आपको कि अघोष और सघोष क्या होता है, अघोष कौन सा होता है, सघोष कौन सा होता है। ठीक है, अघोष किसको कहते हैं? पहले तो समझ लेते हैं कि महाप्राण और अल्प प्राण क्या होता है। तो जो अल्प प्राण होता है, जो किसी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, ये ध्यान से इसको बताते हैं, समझिए ध्यान से। ये पहले समझ लेते हैं अल्प प्राण। ये अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या है कि पहला, तीसरा और पांचवा किसी वर्ग का, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला अक्षर क हो गया, ख ग, क ग, ऐसे पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण होता है, बाकी महाप्राण जो दूसरा और चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये चीज समझते हैं अघोष के बारे में। अघोष क्या होता है? अघोष और सघोष। अघोष क्या है कि किसी वर्ग का, ठीक है, किसी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, पहला दूसरा वर्ग। जैसे क वर्ग का है तो क और ख, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अघोष। जबकि हमारा क्या पूछा है? घोष, मतलब सघोष या घोष बोलते हैं। तो ये च छ, ये दूसरा क्या है?
ये देखिए छ किस पे आया है, च वर्ग में तो है तालव्य से, ठीक है, लेकिन ये दूसरे पे आया है, मतलब च के बाद छ, तो ये दूसरे पे आया है, तो पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, तो ये है तो तालव्य महाप्राण, लेकिन क्या है, अघोष है, सघोष या घोष नहीं है, तो झ च छ ज झ, ठीक है, ये झ इसका विकल्प हो जाएगा। थ तो होगा नहीं, थ इसलिए नहीं होगा कि ये दंत वाला है, ये दंत दंत महाप्राण सगो अघोष व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर, पंचमाक्षर पंचामृत आपने सुना है, जैसे 5 चीजें मिश्रित मिश्रित हो, पंचमाक्षर मतलब प्रत्येक वर्ण, जैसे क वर्ण, वर्ग जो क वर्ग है, ठीक है, क ख ग घ अंग जो लास्ट में आता है अंग, ठीक, छ छ ज झ य, ठीक, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, ठीक, प फ ब भ म, ये जो है अंग य ड़ न और म, इसी को हम पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। तो इसमें कौन सा आया हमारा, ये म, इसका इसलिए विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कि देखिए आ गया, ओष्ठ महाप्राण, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन, ठीक है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन, घोष मतलब क्या, पहला और दूसरा को छोड़कर, मतलब पहला दूसरा क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है, ठीक है। तो ओष्ठ से ये कौन सा आता है, ये ओष्ठ से पहले तो प फ फ, तो ये क्या हो जाएगा, फ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य जो मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है, ट वर्ग वाला, ट वर्ग वाला जो है सारा मूर्धा से बोला जाता है, ट ठ ड ढ ड़, तो मूर्धन्य अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अघोष, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये पहला इसी में मिल गया ट, तो ये हो गया अघोष, पहला और दूसरा ही अघोष होता है, इसलिए पहला वर्ण ट जो है इसका विकल्प बी सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है, उसे मूर्धन्य, जैसे ट ठ ड ढ ड़ ङ श, ये क्या है, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अल्प प्राण, अभी मैंने बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, 1 3 5 विषम अल्प प्राण होता है, ठीक है, जैसे क अंग ट, पहला हो गया, ठीक, और ये पहला हो गया, ये पांचवा हो गया, और ट वर्ग का ये पहला हो गया, ठीक, तो ये है अल्प प्राण में। और महाप्राण में जो इसके अलावा बचते हैं, जैसे दूसरा चौथा। अघोष क्या है, वर्गो, ये वर्ग है, वर्ग के पहले व दूसरे वर्ण तथा श श श, ये तीनों स श स अघोष वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, अघोष वर्ण, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 35, कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना, मतलब किन वर्णों के मिलाप से, या किन वर्णों के, तो ज्ञ ज्ञ ये ज और य से बनता है। ऐसे ही अगर छत्री छ पूछेगा, छत्री छ, तो क आधा क और श छ, ठीक है। इससे संबंधित हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्दकोश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि छ का हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है, तो ये क हलंत है तो क के बाद आएगा। ऐसे ही ज्ञ का पूछ देगा कि हिंदी वर्णमाला में ज्ञ का स्थान किसके बाद आता है, तो ये हमारा ज के बाद आएगा, ये जो हलंत है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं, मतलब जो दांत से ना बोला जाता, दंत नहीं है, तो दंत वाला कौन है, त थ द ध न, त थ द ध न, ये तीनों द है, मतलब दंत से है, और ये ट जबकि नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या ट किससे होता है, ट होता है मूर्धा से, ठीक है, ट वर्ग के जितने भी है वो मूर्धा से होता है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी प्रश्न नहीं है ये, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, कि अ आ और क वर्ग के जितने क ख ग घ ng, ये कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। ई बड़ी ई, च वर्ग च छ ज झ य, ठीक है, और य और श बड़ा स, ठीक, ये किससे, तालु से।
इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन शब्द कहाँ से बोला जाता है। ठीक, री, ट और ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और श मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग के जिन्हें त, थ, द, ध, न, ल और श, ये कहाँ से, दंत से। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंग, य, ड़, न, म, ये अनुनासिक। ठीक, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है, 37। इनमें से कौन पेन से लेते हैं, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन है क्या भैया? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अभी बताए थे शुरू में कि लास्ट के जो चार हैं, छत्री, ये त्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त मतलब दो, संयुक्त किसे कहते हैं, मतलब दो वर्ण जिसमें, तो छ को बनाने में हमें क्या शब्द का क्या वर्ण लगेगा, क और श लगेगा। वैसे ही त्र को त हलंत और र लगेगा, ज्ञ को ज और य। ठीक, ज को ज हलंत और य। ठीक है, स्र को स और र। ठीक, तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसका प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो विकल्प डी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अभी मैंने बताया था कि अंतःस्थ प वर्ग के तुरंत बाद जो भी वर्ण आते हैं, प वर्ग के बाद। ठीक है, अंतःस्थ प, फ, ब, भ, म, उसके बाद क्या आएगा, य, तो य, र, ल और व, ये चार क्या है, अंतःस्थ है, ये अंतःस्थ वर्ण है। ठीक, और उसके बाद ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण जो तीनों स है, श, 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 ये तीनों स है, स, श, स और ह, ये क्या है, ऊष्म, ये क्या है, ऊष्म। तो प्रश्न क्या पूछा कि अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण, ये चार और ये चार मिलके कितने हो गए, 8, ये विकल्प बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 41। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। कैसे एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं? जैसे ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पे क, अब कहें कि भैया ये तो एक ही है, नहीं, ये अक्षर है, ये क्या है, एक अक्षर है। जबकि वर्ण क्या हो, क कैसे, तो इसको क हलंत हो जाएगा, मतलब आधा क और उसके बाद क अ बोलने लगे क, तो लास्ट में क्या आ रहा है, अ, तो ये दो वर्ण हो गया। ये क्या हो गया, ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, अक्षर। ठीक है, तो ये वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 42 कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ग किस प्रकार के होते हैं? मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्नों में कि पहला और दूसरा, ये रख लीजिए अघोष। ठीक, पहला और दूसरा अघोष आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, मतलब दंत, दांत से नहीं, त, थ, द, ध, न, तो त, थ, द, ये तीनों आ गया, ध, न, इसमें से अब बचा दो विकल्प, य, ल और य, दोनों में से कौन सा ही होगा भैया? दोनों में से अब देखिए कौन सा वर्ग क्या है, दंत नहीं है, तो ये जो य है, ठीक है, ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये उष्ण व्यंजन है, या तालु से बोला जाता है, ताला भी व्यंजन है, तो इसलिए इसका आंसर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श मूर्धन्य स का उच्चारण स्थल क्या है? ठीक, श का उच्चारण स्थल क्या है, तो ये मूर्धा से बोला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है देखते हैं कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां क्या है, जो तालु से बोली जाती हैं, तालव्य ध्वनियां, तो ये तो च, ये च, छ, ज, झ, ये तालु से बोली जाती हैं, तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, प, फ, ब, क्या है, ओष्ठ है। ठीक, ये त वाला दंत है, ये ट वाला मूर्धा है। ठीक, तो तालव्य वाला च, छ, ज, झ, ये। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि क्या है?
ब बोल के देखिए, ब बोल के देखिए, ब। ठीक, इसमें किस चीज का प्रयोग हो रहा है? तो ये ओष्ठ, ब, बिना ओठों को छुए आप ब नहीं बोल सकते हैं। ब, बिन ओठ को पकड़ के आप देखिए, वाह नहीं बोला पाएगा जब तक ब दोनों ओठ नहीं चिपके। तो ब किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये ओष्ठ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श मतलब जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसका ये कहाँ से बोले थे? य कहाँ से बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन है, ये स्पर्श नहीं है। बोलने में जैसे क, च, ट, इन सब को बोलने में हमें जीभ का कोई ना कोई भाग स्पर्श करता है, जबकि ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, इसलिए इसको बोलेंगे कि यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? या दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? सीधी सी बात है, जब दो चीज को जोड़ देंगे तो संयुक्त हो जाएगा, इसलिए संयुक्त व्यंजन हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन है? संयुक्त व्यंजन अभी मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन शुरू में ही बताया था, जब 52 वर्णों का व्याख्या हुआ था, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा? छत्री, त्राउ, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और श्र, तो इसमें कौन सा विकल्प होगा? ज्ञ, बी। ठीक, 47 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट 48 नंबर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 20, 30, 35, बताइए कितनी है? स्पर्श व्यंजन अभी मैंने बताया कि मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये विभिन्न भाग हैं मुख के। इनके मतलब ओष्ठ, मुख के विभिन्न भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को जिह्वा द्वारा स्पर्श से जो बोले जाते हैं, ठीक, तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग है, तो पांचों मिला के 25, ठीक है, कुल मिला के कितने स्पर्श व्यंजन है? 25। इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद? अभी मैंने बताया भी था शुरू में, छत्री छ, ये क, आधा क और स मिला के क्या होता है? छ। तो ये किसके बाद आएगा? पहले क आएगा, फिर उसके बाद आधा क, तो किसके बाद है? इसका विकल्प हो गया क, डी विकल्प। ठीक, क, छ, ये शब्द हिंदी वर्णमाला जैसे डिक्शनरी आप देखते हैं अंग्रेजी में, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ए, पहले ए में ही कई आते हैं, ए बी, ए सी, ऐसे। वैसे हिंदी डिक्शनरी में ये छत्री छ का पहले आएगा, क के बाद आ जाएगा, क से जितने शब्द रहेंगे उसके बाद ये छत्री छ वाले जितने शब्द रहेंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द है? अब देखिए डिक्शनरी हिंदी शब्दकोश, ठीक है, ऋग्वेद, ऋच, ऋणु, ऋण। अब इसका हम कैसे समझेंगे? जब इसकी हम व्याख्या करेंगे, मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे। ऋग्वेद क्या करते हैं? ऋग्वेद का एक सेकेंड, ये ऋग्वेद का, हाँ, संधि विच्छेद करते हैं। ये री, ये री, ठीक, उसके बाद ग, ऋग्वेद, ये हो जाएगा ग, ये आधा ग है, ठीक, प्लस वेद, व आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ए, ये छोटा ए, ठीक है, ये वह हलंत बना आधा, वेद है ना, व ए, फिर क्या आएगा? द, तो द का मतलब ये द हलंत, ठीक, और उसके बाद द आएगा, तो इसका ये विच्छेद हुआ। ठीक, रिच का क्या होगा? रिच का तो ये री हो गया, ठीक, छ को जानते हैं आप, क और स, ये क और स से बोलते हैं छ, ये लास्ट में अ, ये रिच का हो गया। ठीक है, अब ये अगला क्या है? ऋणु, ऋणु कैसे लिखते हैं? ऋणु, तो ये
री हो गया, ठीक है। फिर ये अड़ा हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऊ, छोटा ऊ। फिर ऋण क्या है, ये री हो गया, ठीक है। री के बाद अड़ा, ठीक है। उसके बाद अ। अब डिक्शनरी में देखिए पहले कौन सा आएगा, ठीक है। तो पहले आएगा, देखिए री तो पहला, ये देखिए, ये कलर बदलते हैं थोड़ा इसका, ये ले लेते हैं, ठीक। ये देखिए री, री तो सबसे पहले है, तो इसमें से नहीं समझ में आएगा कि कौन पहले आएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट इसका कौन सा वर्ड आएगा, ये ग है, क है, ड़ है, और ये क्या है, अड़ा है, ये भी। तो इसमें कौन सा आएगा, क पहले आएगा। कौन सा आएगा, क। तो ये पहले एक नंबर पे आ जाएगा रिच, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, ग आएगा, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा भैया, ऋग्वेद, ठीक है। अब ये क्या है, अड़ा अड़ा दोनों में है, चूंकि तीसरे पे कौन आएगा, तब इसके बाद अगला अक्षर देखते हैं कि अगला वर्ड कौन सा है। तो अड़ा के बाद ऊ आएगा या अ आएगा, तो पहले अ आएगा, तो ये हमारा तीसरे पे हो जाएगा, ये चौथे पे। कभी कभी प्रश्न घुमा भी सकता है आगे पीछे कि इसको सही क्रम में लिखिए, कूट दे देगा, 1 2 3 क्रम, इसका सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिच। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो ये विकल्प बी, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको अगला अध्याय से शुरू करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा